नमस्कार साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। और मारवाड़ के इतिहास में हमने राम सिंह, भगत सिंह उनके बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे विजय सिंह के बारे में, जो भगत सिंह का पुत्र था। तो पिछले कक्षा में हमने जो भगत सिंह के बारे में पढ़ा, उन्हीं का पुत्र विजय सिंह मारवाड़ का राजा बना। तो आज पढ़ेंगे हम मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह के बारे में। तो हमारा पॉइंट देखें, मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह है। विजय सिंह, अब विजय सिंह 1752 से लेके 1793 तक शासक रहेंगे। 1752 से लेके 1793 तक शासक रहेंगे। 1752 में भगत सिंह का निधन हो गया था और भगत सिंह के बाद में उन्हीं का पुत्र विजय सिंह शासक बना। लेकिन मैंने आपको बताया कि भगत सिंह राम सिंह को पराजित करके और मारवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, और वही राम सिंह अब विजय सिंह को परेशान करेगा। वे मराठों से संधि करेगा और फिर मराठों से संधि करके विजय सिंह को परेशान करेगा, लेकिन विजय सिंह मराठा सरदार की हत्या करवा देगा। देखेंगे हम उसके बारे में। तो जिस समय राम सिंह ने इन पर आक्रमण किया तो ये शरण लेंगे नागौर। अब नागौर ही क्यों, तो इसके बारे में देखें। तो इनके पिता को नागौर का परगना मिला हुआ था। तो कहने का मतलब है विजय सिंह भी नागौर में रहते थे। नागौर से यह जाके मारवाड़ के राजगद्दी पर बैठे, लेकिन राम सिंह ने उसको पराजित कर दिया। तो ये विजय सिंह वापस कहां चले गए? नागौर। तो उसके बारे में देखें हम। तो आज का हमारा टॉपिक है महाराजा विजय सिंह। अब परिचय देखते हैं पहले तो। परिचय, यह है महाराजा भगत सिंह के पुत्र थे। सत्रह सौ बावन में भगत सिंह के निधन के बाद उत्तराधिकारी रूप में मारवाड़ के शासक बने। कहने का मतलब है भगत सिंह के बाद में महाराजा विजय सिंह शासक बने। अब महाराजा विजय सिंह शासक तो बन गए, लेकिन अब इसका सर्वप्रथम हम देखें संघर्ष किससे हुआ। तो मैंने आपको बताया राम सिंह से होगा संघर्ष। तो राम सिंह से संघर्ष, हम ये पॉइंट डालते हैं, राम सिंह से संघर्ष। राम सिंह से संघर्ष। भगत सिंह के निधन के बाद शासक कौन बना? विजय सिंह। तो भगत सिंह के निधन होते ही मारवाड़ की गद्दी पर राम सिंह ने दावा रखा, क्योंकि ये पहले शासक था। दावा रखा तथा
मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की सहायता से विजय सिंह को पराजित किया। विजय सिंह को पराजित कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अब विजय सिंह पराजित हो गए तो विजय सिंह क्या करेंगे, नागौर में शरण लेंगे। तो पराजित विजय सिंह ने नागौर में शरण ली, लेकिन राम सिंह ने मराठों के साथ पीछा किया, यानी मराठों की सेना के साथ यह किया, नागौर की ओर आ गई। तो राम सिंह ने मराठों की सहायता से नागौर को घेर लिया। अब इस समय हम देखें तो विजय सिंह आसपास के शासकों से सहायता मांगते हैं, बीकानेर के शासक गद सिंह भी सहायता देते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि विजय सिंह ने इस समय सहायता प्राप्त की। कौन कौन थे? तो मैंने बताया, एक तो बीकानेर के महाराजा गद सिंह, बीकानेर के महाराजा गज सिंह, और दूसरे थे किशनगढ़ के महाराजा बहादुर सिंह। लेकिन हुआ यूं कि इसी समय भी विजय सिंह को पराजित होना पड़ा। तो देखें, लेकिन विजय सिंह को राम सिंह ने उन्हें पराजित किया। अब आप देखें, मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि राम सिंह अयोग्य शासक था, और अयोग्य शासक के अंदर ऐसा क्या दम है कि वो बार बार विजय सिंह को पराजित कर रहे हैं। तो अयोग्य शासक का सहारा कौन है, मैंने आपको अभी बताया। पिछले हम देखें यहां पर जयप्पा सिंधिया। अब जयप्पा सिंधिया यही है, इस प्रकार राम सिंह का साथ दे रहा है, विजय सिंह को बार बार जो पराजित कर रहा है। तो बताओ, विजय सिंह को यदि गुस्सा आएगा तो किस पर आएगा? सबसे ज्यादा इस जयप्पा सिंधिया पर। तो जयप्पा सिंधिया इसकी हत्या करवा देगा कौन? विजय सिंह।
इसके जैसे कनेक्शन कट जाएंगे ना, राम सिंह चुप हो जाएगा। लेकिन जयपा सिंधिया है, इसका भाई दत्ताजी सिंधिया नागौर पर घेरा बनाए रखेगा। परिणाम स्वरूप विजय सिंह को एक संधि करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है राम सिंह को मारवाड़ हाथ नहीं लगाए। तो देखें, विजय सिंह ने परेशान होकर हम देखें कैसर खां खोखर, कैसर खां खोखर, इनसे हत्या करवाते हैं। तो विजय सिंह ने परेशान होकर कैसर खां खोखर की के द्वारा जयप्पा सिंधिया की हत्या करवा दी। अब राम सिंह जिस खूंटे के दम पर कूद रहा था वो खूंटा उखड़ गया। अब आप देखें, राम सिंह तो साइलेंट हो जाएगा, लेकिन जयपा का भाई है, एक जयपा का भाई है दत्ताजी सिंधिया। लेकिन इस समय दत्ताजी सिंधिया ये कौन थे? जयपा के भाई, जयपा के भाई दत्ताजी सिंधिया ने नागौर का घेरा बनाए रखा। परिणाम स्वरूप विजय सिंह एवं मराठों के बीच संधि हुई। अब इस संधि की शर्तें क्या है देखें। संधि की शर्तें, शर्त यह है, एक तो भाई हत्या का जुर्माना भरना पड़ेगा। दत्ताजी ने बोल दिया कि मेरे भाई की यानी जयपा सिंधिया की आपने हत्या की है, इसका आपको हत्या का जुर्माना भरना पड़ेगा और जुर्माने के रूप में आपको अजमेर देना पड़ेगा मराठों को। विजय सिंह ने स्वीकार कर लिया। दूसरी बात यह थी कि राम सिंह के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ राम सिंह को मिलना चाहिए। बोला आधा मारवाड़ दे दो, सोजत दे दो, तो कुछ क्षेत्र हैं वो यहां पर राम सिंह को भी दिए जाएंगे। तो पहली शर्त यही है, विजय सिंह ने विजय सिंह के द्वारा जयपा सिंधिया की हत्या का जुर्माना रूप में मराठों को अजमेर प्रदान किया। इसी अजमेर के लिए लड़ाइयां होगी। मराठों को अजमेर प्रदान किया। आगे देखेंगे हम, 2-3 युद्ध होंगे, तुंगा का, पाटन का युद्ध होगा है, तो मराठों को अजमेर प्रदान किया। नेक्स्ट देखें, विजय सिंह ने जालोर, मारोट,
सोजत क्षेत्र राम सिंह को प्रदान किए। प्रदान किए। अब देखें, विजय सिंह के द्वारा जयपा सिंधिया की हत्या का जुर्माना भर दिया गया है। उस जुर्माने के रूप में मराठों को क्या दिया गया है? अजमेर प्रदान किया गया है। अब देखें, मराठों से इनका लगातार संघर्ष जारी रहेगा। कुछ समय बाद में हम देखेंगे यही विजय सिंह क्या करेगा, जयपुर के शासक स्वयं प्रताप सिंह के सहायता से अजमेर वापस ले लेगा मराठों से। वापस मराठे आक्रमण करेंगे और मराठे इनसे अजमेर वापस छीन लेंगे। ऐसी कुछ कहानियां बनती रहेगी। तो हम आगे देखेंगे विजय सिंह का मराठों से किस प्रकार का संघर्ष रहता है। विजय सिंह का मराठों से संघर्ष। विजय सिंह का मराठों से संघर्ष। अब देखें विजय सिंह का मराठों से किस प्रकार संघर्ष रहेगा। तो हम पहला पॉइंट डालते हैं तुंगा का युद्ध। कौन सा? तुंगा का युद्ध। अलग अलग युद्ध होंगे। तुंगा का युद्ध। और यह पहला युद्ध है। तुंगा का युद्ध हुआ कब? 1787 को। 1787 को तुंगा का युद्ध हुआ है। और देखें इस युद्ध के अंदर क्या हुआ। विजय सिंह ने जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह की सहायता से मराठों से अजमेर छीन लिया। अजमेर छीन लिया। अब अजमेर किसके पास में? मारवाड़ के शासक के पास में है। वापस अब संघर्ष कौन करेंगे? तो हम देखें संघर्ष कौन करेंगे। ये विजय सिंह से मराठे संघर्ष करेंगे और पुनः तुंगा के युद्ध की तरह दूसरा एक पाटन का युद्ध लड़ा जाएगा और उस पाटन के युद्ध में मराठे विजय रहेंगे और यह अजमेर क्षेत्र वापस ले लिया जाएगा। तो विजय सिंह ने जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह की सहायता से मराठों से अजमेर छीन लिया। यह तुंगा के युद्ध की घटना है। नंबर 2 लगाते हैं हम। तुंगा के युद्ध के बाद में पाटन का युद्ध है। अब देखें पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध। अब पाटन का युद्ध कब होता है? तो 1790 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में। अब पाटन के युद्ध के अंदर क्या विशेषता देखें तो पाटन के युद्ध के अंदर हम देखें तो यहाँ माधोजी और तुकोजी ये क्या करते हैं, आते हैं और इस विजय सिंह को पराजित करके और वापस क्या कर लेते, वो अजमेर क्षेत्र है वापस मराठे छीन लेते हैं। तो इस समय माधोजी एवं तुकोजी के नेतृत्व में विजय सिंह को पराजित करके मराठों ने अजमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। पुनः अधिकार कर लिया। अब इससे रहेगा नहीं, मराठे क्या है, इससे नहीं रहेंगे। पाटन का युद्ध जीत गए
तो पाटन युद्ध के बाद में ये मेड़ता की ओर आगे बढ़ेंगे और डंगा मेड़ता के अंदर 1790 के अंदर पाटन का युद्ध हुआ है और 1790 के अंदर हम देखेंगे डंगा मेड़ता का युद्ध होगा और मेड़ता डंगा मेड़ता के युद्ध के अंदर विजय सिंह को पुनः पराजित करेंगे और मेड़ता क्षेत्र और ले लेंगे। तो देखेंगे हम आगे नेक्स्ट पॉइंट के रूप में 3 नंबर है डंगा मेड़ता का युद्ध। डंगा मेड़ता का युद्ध और ये भी मैंने आपको बताया कब हुआ 1790 ईस्वी में। और इस युद्ध के अंदर भी कौन आते हैं? अब इस युद्ध के अंदर देखें हम विजय सिंह का सेनापति है गंगाराम, वो हो जाता है और विजय सिंह की जो सेना है वो गंगाराम के नेतृत्व के अंदर लड़ाई लड़ती है और यहां महाजी सिंधिया उसको पराजित करते हैं। तो देखें यह युद्ध किन के मध्य हुआ? तो वो देखें महाजी सिंधिया, महाजी सिंधिया ये मराठों की ओर थे और इधर कौन है? विजय सिंह के गंगाराम और ये विजय सिंह की सेना में विजय सिंह के सेनापति। अब देखें गंगाराम पराजित होंगे यहाँ माझी डंगा मेड़ता का युद्ध 1790 में हुआ और माझी सिंधिया और गंगाराम भंडारी तो ये पराजित होंगे और ये जीत जाएंगे। देखेंगे हम इसमें क्या चीज है। तो इस युद्ध में मराठा सरदार माझी सिंधिया ने विजय सिंह के सेनापति गंगाराम भंडारी को पराजित करके मेड़ता छीन लिया। परिणाम स्वरूप विजय सिंह को मराठों से 1790 में, कब 1790 में सांबर की संधि करनी पड़ी। सांबर की संधि करनी पड़ी। अब देखें सांबर की संधि होगी तो सांबर की संधि के बारे में पढ़ते हैं हम। पहले तो सांबर संधि, अब यह कब हुई? यह संधि 1790 में हुई। दूसरी बात देखें, यह संधि विजय सिंह एवं मराठों के मध्य संपन्न हुई। मराठों के मध्य संपन्न हुई। इसकी प्रमुख शर्तें निम्न है। कौन कौन सी शर्तें देखें तो भाई, एक तो युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा
और अजमेर क्षेत्र देना पड़ेगा। तो मराठों ने बोल दिया भी आप एक काम करें, हमने आपसे युद्ध क्यों लड़ा? तो बोला, विजय सिंह ने बताया कि मैंने अजमेर आपसे छीन लिया था और इसी कारण आपने युद्ध लड़ा। तो बोला अजमेर आपको वापस देना पड़ेगा, और अजमेर आपको वापस देना पड़ेगा, आप मेड़ता ले ले बोली, लेकिन हमने जो युद्ध किया उस युद्ध हार जाने के रूप में आपको 60 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो देखें यहां विजय सिंह ने अजमेर क्षेत्र मराठों को प्रदान किया और दूसरी बात, विजय सिंह ने ₹60 लाख युद्ध हार जाने के रूप में मराठों को दिए। यह था विजय सिंह का संघर्ष। अब देखें एक और है, विजय सिंह के बारे में हम यदि पढ़े तो विजय सिंह के जो मारवाड़ के इतिहास में भूमिका के रूप में देखें तो विजय सिंह ने विजयशाही सिक्के चलाई थी, और इसके लिए उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम से जो अनुमति प्रदान की, और अनुमति लेके उसके बाद में एक मारवाड़ क्षेत्र के हम देख टकसाल स्थापित की, और फिर विजयशाही सिक्के चलाई और मुगल बादशाह का उस पर हम देखें तो एक छाया चित्र भी जारी किया। तो उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। विजय सिंह शाह आलम द्वितीय हैं, उनके काल में जो मुगल बादशाह थे विजय सिंह के काल में, तो विजय सिंह की कला साहित्य भूमिका, कला साहित्य में भूमिका, तो पहला यही है विजयशाही सिक्के। विजयशाही सिक्के विजयशाही सिक्के। अब विजयशाही सिक्के के बारे में देखें, 1781 की बात है। 1781 ईस्वी में विजय सिंह ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से अनुमति प्राप्त करके जोधपुर में टकसाल स्थापित की, तथा विजयशाही सिक्के चलाई। विजयशाही सिक्के चलाई, और इन विजयशाही सिक्के हैं, इन पर हम देखें, इन पर शाह आलम द्वितीय का नाम उत्कीर्ण था। अब
एक हम दूसरा देते हैं, जो साहित्य के अंदर भूमिका तो हमने देख ली, एक साहित्य में जो भी सॉरी कला के अंदर भूमिका देख ली। एक छोटा सा टॉपिक के रूप में देखें हम साहित्य के अंदर भूमिका ले लेते हैं। छोटा एक टॉपिक है कि एक रचना है साहित्य की या साहित्य में साहित्य में भूमिका। तो इसमें देखें तो एक बारहट किशन सिंह ने बारहट बारहट किशन सिंह ने सॉरी विशन सिंह है, क्या नाम था, विशन सिंह, बारहट विशन सिंह ने विजय विलास की रचना की है। बारहट विशन सिंह ने विजय विलास की रचना की। साहित्य के अंदर ज्यादा कोई ऐसा विशेष योगदान नहीं था और विजय साहित्य के चला ये बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी। अब एक हम बात करें विजय सिंह की, तो इनके काल में एक जो पासवान थी इनके दरबार में गुलाब राय। अब गुलाब राय का इनके शासन काल के अंदर विशेष योगदान था। यानी कहने का मतलब है शासन में कोई भी प्रशासन संचालन करना है वो गुलाब राय के जो कहने पर ही विजय सिंह लागू करते थे, नियम लागू करते थे। यानी जो इसमें जो हम देखेंगे किस प्रकार की इनकी जिस प्रकार मान लो जहांगीर के अंदर जो नूरजहां की भूमिका होती है उसी प्रकार कुछ भूमिका रहती है इनकी। तो एक ले लेते हैं टॉपिक आगे जो नया रूप में गुलाब राय है, थोड़ा देख लेते हैं गुलाब राय कौन थी। गुलाब राय गुलाब हुआ है। अब ये विजय सिंह की पासवान थी, यह है विजय सिंह की पासवान थी। इनका विजय सिंह के शासन काल में विशेष प्रभाव था। कवि राजा श्यामल दास ने क्या कहा वह देखें। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार, अब इनकी रचना थी वीर विनोद, और वीर विनोद के अंदर कवि राजा श्यामल दास क्या कहते हैं, यह जो विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहते हैं, और इस जो गुलाब राय हैं इसको हम देखें कि मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं। तो विजय सिंह को श्यामल दास ने जहांगीर का नमूना तथा गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां का। तो कवि राजा श्यामल दास हैं, इनकी रचना देखें। कवि राजा श्यामल दास की रचना वीर विनोद, यह इनकी प्रमुख रचना थी। तो कवि राजा श्यामल दास ने जो अपने वीर विनोद के अंदर जो विजय सिंह को जहांगीर का नमूना और गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा है। तो ये गुलाब राय थी। हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि गुलाब राय नाम की एक पासवान थी जिनका किनके शासनकाल के अंदर विशेष योगदान था, तो हम देखें वो विजय सिंह के शासनकाल में था।
तो हमने किन के बारे में पढ़ा है? विजय सिंह के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है देखिए, हम एक बार रिवीजन करते हैं। विजय सिंह 1752 से 1793 तक रहे। विजय सिंह हम देखें भगत सिंह के पुत्र थे और 1752 ईस्वी में भगत सिंह का जिस समय निधन हुआ उस समय ये उत्तराधिकारी के रूप में शासक बने हैं। लेकिन राम सिंह जो हम देखें या भगत सिंह जिसको पराजित करके राम सिंह को और बाद में शासक बने थे और भगत सिंह के बाद में इनका बेटा बना तो राम सिंह ने अड़ंगा डाल दिया। क्या कहा? बोला कि मैं शासक बनने योग्य हूं, मैं शासक बनूंगा क्योंकि मैं पहले शासक था। ऐसी स्थिति के अंदर राम सिंह अब ऐसे तो अकेला तो शासक नहीं बन सकता, ये इसके पास में कुछ सपोर्ट चाहिए। तो इन्हें क्या किया, जयपाल सिंधिया से सपोर्ट ले लिया। जयपाल सिंधिया को लेके आया और फिर क्या किया, कोट पीट के और इस विजय सिंह को यहां से निकाल दिया। मारवाड़ से जैसे जोधपुर से विजय सिंह निकलता है और नागौर के अंदर अपनी शरण लेता है। लेकिन राम सिंह और जयपाल सिंधिया पीछा कर लेते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं और जैसे ही पीछे जाते हैं नागौर क्षेत्र की ओर तो यहां पर देखते हैं कि नागौर को घेर लेते हैं। तब विजय सिंह इन दो शासकों से अपनी सहायता लेता है और सहायता लेते हैं, लेकिन फिर भी इनको विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई और हार गए। विजय सिंह दोबारा हार गए। अब नागौर के अंदर विजय सिंह हार गए तो विजय सिंह परेशान हो गए, बोला कि ये जेपा है, ये कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है और जेपा को हमें मार देना चाहिए। तो ऐसा करके जयपाल सिंधिया को इसने केसर का खोकर की सहायता से मरवा दिया। अब जयपाल सिंधिया की जैसे ही मैंने आपको बताया कि हत्या हो गई तो राम सिंह वो जिस खुंटे के बल पर कूद रहा था वो खुंटा ही टूट गया। तो कहने का मतलब राम सिंह साइलेंट हो गए। लेकिन जयपाल सिंधिया का भाई था दत्ताजी सिंधिया। ये दत्ताजी सिंधिया क्या करता, नागौर का घेरा हटाता नहीं। ऐसी स्थिति में विजय सिंह मराठों से संधि करते हैं और संधि परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो मराठों को तो अजमेर देके राजी करते हैं और इधर जो विजय सिंह बोलते हैं, विजय सिंह को बोलते हैं मराठे भी आप राम सिंह को भी कुछ दो, तो राम सिंह को यह जाल और मारोट और सोजत क्षेत्र देता है। अब उसके बाद में क्या होता है आगे देखें। अब इस अजमेर को लेकर युद्ध होते हैं। अजमेर के कारण ये 3 युद्ध हुए हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से अजमेर के लेकर 2 युद्ध हुए। तो देखें यहां पर एक हुआ तुंगा का युद्ध। अब तुंगा के युद्ध के अंदर विजय सिंह क्या करता है, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह की सहायता से मराठों को पराजित करके और अजमेर क्षेत्र ले लेते हैं। यह 1787 की बात है। मराठों ने 3 साल तक कुछ नहीं कहा। 3 साल बाद तुरंत मराठा आए और पाटन के युद्ध के अंदर ये क्या करते हैं, माधोजी और तुकोजी इस मराठे जीते भी हैं, ये विजय सिंह को पराजित करते हैं और बाद में क्या करते हैं, अजमेर को पुणे ले लेते हैं। अब अजमेर से अजमेर को लेने के बाद ये रुकते नहीं है, ये बाद में आगे जाते हैं और डंगा मेड़ता क्षेत्र के अंदर पुणे अटैक करते हैं और यहां पर गंगाराम भंडारी नाम का विजय सिंह का सेनापति था, उसको पराजित करते हैं और यहां पर मेड़ता क्षेत्र भी छीन लेते हैं। ऐसी स्थिति में विजय सिंह को वापस मराठों के सामने घुटने टेकने पड़ी। मराठों से संधि की। तो मराठों ने क्या कहा, इनको बोला कि आप इस समर की संधि के तहत हमें क्या कहें कि आप मुझे एक तो अजमेर क्षेत्र वापस देंगे और 60 लाख हर्जाना देंगे। तो ये 1790 के अंदर जो संधि हुई, सामर की संधि, इसमें विजय सिंह ने क्या किया, अजमेर क्षेत्र मराठों को वापस दिया और साथ साथ में 60 लाख का हर्जाना भरा है। नेक्स्ट हम देखें, उसके बाद में आगे पढ़ा हमने कि विजय सिंह का कला साहित्य के अंदर किस प्रकार की भूमिका रही। तो कला के अंदर तो एक टकसाल स्थापित करके विजय शाही सिक्के चलाए हैं और साथ में साहित्य के अंदर देखें तो भाट विशन सिंह ने इनके काल में विजय विलास की रचना की है। सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि विजय शाही सिक्के पर किस मुगल बादशाह का नाम या फोटो उल्लेखित है। तो यहां देखें, नाम उत्कीर्ण है किसका, शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का नाम उत्कीर्ण है कौन से, विजय शाही सिक्कों पर। यह ध्यान रखना आप। इन्हीं की अनुमति से यह टकसाल स्थापित हुई है और ये सिक्के चला गया। नेक्स्ट उसके बाद में देखा हमने एक गुलाब राय का इस विजय सिंह के शासनकाल में विशेष योगदान था और विजय सिंह के शासनकाल में गुलाब राय ये एक पासवान जो शासन के अंदर विशेष प्रभाव रखती है और इसके बारे में कवि राजा श्यामल दास ने अपने वीर विनोद में कहा कि ये जो विजय सिंह है ये तो हम देखें कि एक जहांगीर का नमूना है और साथ ही ये गुलाब राय है, ये मारवाड़ की नूरजहां। तो साथियों, आप इसी प्रकार हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और आपका स्नेह और विश्वास हमारे प्रति यूं ही बना रहे। धन्यवाद।